काले काले बादल घिराए थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। सुजाता जल्दी जल्दी सनराइज अपार्टमेंट में पहुंचना चाहती थी ताकि वो भीग ना जाए। पिछले हफ्ते वो भीग गई थी तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो भागते भागते अपार्टमेंट तक पहुंच तो गई, लेकिन बीच में ही बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा भीग भी गई। ना चाहते हुए भी मैं भीगी गई। हे भगवान, कहीं फिर से तबीयत खराब ना हो जाए। इस बार तबीयत खराब हुई तो भारी मुसीबत आ जाएगी। अपार्टमेंट पहुंचकर उसने एक घर की डोरबेल बजाई। कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने एक बार फिर से डोरबेल बजाई। दरवाजा एक लेडी ने खोला। उसने सुजाता को घूरते हुए पूछा, क्या है, किससे मिलना है? जी वो मैं दिव्या वॉशिंग पाउडर कंपनी से आई हूँ। हमारी कंपनी अभी अपना प्रचार कर रही है, इससे बहुत ही कम दामों में वॉशिंग पाउडर दे रही है, सिर्फ 25 रुपए का आधा किलो। और सफाई, इसकी सफाई महंगे से महंगे वॉशिंग पाउडर को फेल कर देगी। मैं भी आपको डेमो दिखाती हूँ। आपके घर पर कोई गंदा कपड़ा है तो ले आइए। सुजाता की बातों को सुनकर उस लेडी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये। क्या नाम बताया था अपने वॉशिंग पाउडर का? दिव्या वॉशिंग पाउडर। हाँ वही ना, मुझे तुम्हारा ये घटिया वॉशिंग पाउडर चाहिए और ना ही इसका डेमो देखना है। ये कहकर वो लेडी दरवाजा बंद करने लगी तो सुजाता गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैम एक बार तो देख लेती, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं लीजिएगा, डेमो का कोई पैसा नहीं है। तुम कम सुनती हो क्या? नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, तुम फ्री में भी दोगी तो भी नहीं चाहिए। ये कहकर उस लेडी ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। सुजाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो अपार्टमेंट के और भी घरों में गई, लेकिन सिर्फ एक ने ही उसका वॉशिंग पाउडर खरीदा और बाकियों ने उसे लगभग भगा ही दिया। अब रात होने को आई। वो घर वापस लौट रही थी और उसके दिमाग में अपनी कंपनी के मैनेजर की एक ही बात बार बार घूम रही थी। देखो सुजाता, महीना खत्म होने वाला है, लेकिन तुमने इस महीने सिर्फ 3 पैकेट ही वॉशिंग पाउडर बेचे हैं, जबकि तुम्हें 20 पैकेट का टारगेट दिया गया है। सर मैं वॉशिंग पाउडर बेचने की पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कंपनी नई होने के कारण लोगों को कन्विंस करने में शायद मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ। देखो सुजाता, हमारी कंपनी मुफ्त में किसी को सैलरी नहीं दे सकती। या तो तुम टारगेट पूरे करो या नहीं तो हमें तुम्हें काम से निकालना होगा। सर ऐसा मत कहिए, इसी नौकरी के भरोसे तो मेरा परिवार चलता है, ये चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। नौकरी बचानी है तो टारगेट पूरे करो। कल तक अगर 20 पैकेट नहीं बेचे तो फिर तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। सुजाता ने चाहकर भी टारगेट पूरे नहीं किए थे। उसके मन में एक अनजाना भय समा गया था। हे भगवान, टारगेट पूरा नहीं हुआ, कल वो मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मैं कैसे गुड़िया और सुनीता का ध्यान रखूंगी? हे भगवान मेरी मदद कीजिए। सुजाता के पति महेश की छोटी सी कपड़े की दुकान थी, लेकिन वो चलती खूब थी। महेश के कपड़े बेचने का स्टाइल इतना सम्मोहित करने वाला था कि लोग बिना कुछ खरीदे उसकी दुकान से बाहर नहीं आते थे, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी। अरे भाभी जी, मैं कह रहा हूँ ना, ये साड़ी आप पहनकर शादी अटेंड करिएगा ना तो लोग दुल्हन को भूलकर आपको ही देखेंगे। हाँ मेरी बात मानिए, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। लेकिन प्राइस तो बहुत बता रहे हो आप। अब भाभी जी, अच्छी चीजों का दाम तो लगता है ना। हम कोई 2 नंबर का माल नहीं रखते अपने यहाँ। एक बार जो यहाँ आ गया, मैं गारंटी देता हूँ कि वो कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन कुछ तो छोड़ देते। देखिए, अब मैं पहले से ही आपको प्राइस बढ़ाकर बोलता और फिर झूठ मूठ का नाटक करता कि इतने पैसे छोड़ दिए, तो क्या आपको अच्छा लगता? हम एक दाम बोलते हैं तो क्वालिटी भी देते हैं। महेश की बातों को सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई। अरे भाभी जी, किस सोच में पड़ गई? एक काम करिए, ये कपड़ा छूकर देखिए। अरे सोचिए मत, छूकर तो देखिए। औरत कपड़े को छूकर देखने लगी। क्यों, कैसा लगा? मक्खन है मक्खन भाभी जी। मैं तो कह रहा हूँ कि इसे पहनने के बाद कहीं भैया इनसिक्योर न महसूस करने लगे। तुम भी ना चीजें खरीदवा के ही मानते हो। ठीक है, ये साड़ी पैक कर दो और इसके मैचिंग ब्लाउज भी दिखाओ। हंसता खेलता परिवार था महेश का, कमाई भी ठीक हो जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य की एक आग में सारी खुशियां जलकर खाक हो गईं। एक दिन न जाने कैसे शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी दुकान में आग लग गई। महेश उस समय दुकान में ही था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आग में कपड़ों के साथ वो भी झुलस गया। ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। पापा, पापा, माँ, पापा को क्या हो गया? क्या हो गया है माँ? महेश के चले जाने के बाद दोनों बच्चों और उसकी खुद की जिम्मेदारी सुजाता पर आ गई थी। पिछले 8 महीने से वो सेल्स का काम कर रही थी। कभी टारगेट पूरे होते तो कभी नहीं। सुजाता की नौकरी चली गई। पिछले 10 दिनों से वो काम की तलाश में जाती, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर का राशन खत्म हो रहा था, किराया, बच्चों की फीस, सभी मुंह बाए खड़ी थी।
आज जब वो घर आई तो उदास सी बैठी हुई थी। तभी उसकी बेटियों ने कहा, माँ क्या हो गया है, क्यों उदास हो? चलो ना हमारे साथ बॉल खेलो ना। कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग जाकर खेलो ना बॉल। नहीं माँ, जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो तुम हमारे साथ खेलने से इनकार नहीं करती। अब सुजाता अपनी मासूम बच्चियों को क्या कहती, उन्हें क्या बताती कि वो किस संकट से गुजर रही है। बच्चों की जिद पर वो खेलने चली गई। बॉल खेलते खेलते सुनीता ने बॉल को इतनी जोर से फेंका कि वो बहुत दूर झाड़ियों में चली गई। माँ देखो ना, बॉल झाड़ियों में चली गई है, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम मत जाओ, मैं चलती हूँ ना। माँ तुम गुड़िया के पास रहो ना, मैं तुरंत आती हूँ। सुनीता बॉल लेने झाड़ियों के पीछे चली गई, लेकिन अचानक उसकी जोरदार चीख की आवाज आई, माँ बचाओ। सुजाता और गुड़िया ने जैसे ही उस आवाज को सुना वो झाड़ियों के पास भागी भागी गई। उन्होंने झाड़ियों को हटाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। झाड़ियों के पास ही एक बहुत गहरा कुआं था। सुनीता उसी कुएं में गिर गई थी। माँ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अचानक सुनीता कुएं के अंदर से गायब हो गई। गुड़िया भी उस समय कुएं में झांक कर देख रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वो भी चिल्लाते हुए उस कुएं में जा गिरी। माँ! गुड़िया की चीख सुनकर सुजाता के हाथ पांव फूल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, इसलिए वो भी कुएं में कूद गई। गुड़िया, सुनीता, कुएं के अंदर वो अपनी बच्चियों को आवाज दे रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि उसका पैर पकड़कर किसी ने नीचे खींचा है और वो कुछ पलों के बाद कुएं के अंदर किसी दूसरी दुनिया में थी। वहां पर हर ओर सोना ही सोना था। सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट, सोने के कीमती जेवर, और वहीं पर ही उनकी दोनों बच्चियां भी सही सलामत अवस्था में थी। अपनी माँ को वहां देखकर दोनों भागी हुई आई और उसके गले लग गई। माँ, माँ, तुम लोग ठीक हो मेरी बच्चियों? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये हर ओर पीली पीली चीजें क्या दिखाई दे रही हैं? तभी वहाँ पर एक बुलंद आवाज गूंजी और सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका आधा शरीर तो इंसान का था, लेकिन आधा शरीर पत्थर का बना था। वो पीली चीजें सोना है, सोना। सोना? इतना सारा सोना? लेकिन ये किसका है और आप कौन है और ये कौन सी जगह है? ये पाताल लोक है और मैं अंगद सेन हूँ। मैं पाताल लोक का निवासी हूँ। मैंने एक बार लालच में आकर पाताल लोक की देवी के मंदिर से सोने की चोरी कर ली थी। ये बात वहाँ के पुजारी को पता लग गई और उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं पत्थर का बन जाऊं। अंगद सेन ने ये सुना तो वो ऋषि के पैरों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव, बहुत बड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये भूल नहीं, पाप है। माता के मंदिर में तुमने चोरी की, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मेरे किए की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनकी बातों को सुनकर ऋषि को दया आ गई। अंगद सेन, मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन हर साल पूर्णमासी के दिन तुम्हारा आधा शरीर अपने पूर्व रूप में आ जाएगा और वो समय होगा तुम्हें किसी की मदद करने का। तुम जैसे जैसे लोगों की मदद करोगे वैसे वैसे तुम्हारा पाप कम होता जाएगा और एक दिन पाप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम पूरी तरह अपने पूर्व रूप में आ जाओगे। आज पूर्णमासी थी और अंगद सेन का आधा शरीर अपने पूर्व में आकर सुजाता की मदद करना चाहता था। बेटी, मुझे तुम्हारी सारी तकलीफों का पता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये 100 सोने की मोहरें और इससे अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये कहकर अंगद सेन एक बार फिर पत्थर के रूप में बदल गया। कुछ देर बाद सुजाता अपनी दोनों बेटियों के साथ कुएं के बाहर थी। वो कुआं अब वहाँ से गायब भी हो गया था। सुजाता ने सोने की मोहरों को बेचा और अपनी एक कपड़े की दुकान खोली। थोड़े संघर्ष के बाद उसकी दुकान खूब चलने लगी। सुजाता आज अपनी दोनों बेटियों और अपना जीवन उसी दुकान की कमाई से चला रही है।